10th class. Now we start the chapter number 4, phase of industrialization in history. आज हम ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे हिस्ट्री में. तो आप ये पहले भी पिक्चर देखिए. ये पिक्चर क्या शो कर रही है इसके बारे में हम बताएंगे आपको. इन 1900 a popular music publisher E.T. Paul produced a music book. 1900 में एक पॉपुलर पब्लिशर था E.T. उसने जो है एक बुक पब्लिश की थी. दैट हैड ए पिक्चर ऑन द कवर पेज. और कवर पेज की जो पिक्चर है ये शो की हुई है. द डॉन ऑफ द सेंचुरी. एज यू कैन सी फ्रॉम द इलस्ट्रेशन एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर इज ए गोडेस. आप ये देख रहे होंगे कि पिक्चर के बीच में एक गोडेस दिया हुआ है. ठीक है, गोडेस की पिक्चर बनाई हुई है भगवान की. द एंजल्स ऑफ द प्रोग्रेस बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी. न्यू सेंचुरी का एक फ्लैग उसने किया हुआ है. और शी इज जेंटली पॉज्ड ऑन ए व्हील विद विंग्स. विंग्स है उसके और सिम्बोलाइज करती है टाइम को. हर फाइट इज टेकिंग हर इनटू फ्यूचर. और भविष्य के लिए वो लड़ रही है. फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर आर द साइन ऑफ प्रोग्रेस. रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री ये इसके साथ साथ फ्लाइंग उड़ रहे. दिस ग्लोरिफिकेशंस ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड इन ए पिक्चर. मशीन टेक्नोलॉजी को जो है मार्क किया हुआ है. विच अपीयर्ड ऑन द पेज ऑफ ट्रेड मैगजीन. ट्रेड मैगजीन फिगर नंबर 2 में दी हुई है. इट शो 2 मैगजीन. उस फिगर नंबर 2 में 2 मैगजीन दिखाई हुई है. द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओटिन हु बिल्ट ए ब्यूटीफुल प्लेस. एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेस बनाया हुआ है. ओटिन का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है. द कंट्री टू ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन, यूजली रेफरिंग टू द एशिया को रेफर कर रहा है. ये देखिए एक ही मैगजीन में 2 पिक्चर जो है वो शो की गई है. दिस इमेज ऑफर एज, ये जो मैजिक लैम्प लिया हुआ है इसने अलादीन ने. द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मशीन. जो नीचे बॉटम में है वो मैकेनिक दिखाया हुआ है. हु विद हिज मॉडर्न टूल्स, वो अपने मॉडर्न टूल्स के साथ है. न्यू मैजिक कर रहा है वो. बिल्ड ब्रिज बना रहा है. शिप, टावर्स, हाई राइजिंग बिल्डिंग. अलादीन जो है इज शोन एज रिप्रेजेंटेटिंग द ईस्ट एंड द पास्ट. ये ईस्ट एंड पास्ट को शो कर रहा है. मैकेनिक स्टैंड फॉर द वेस्ट. वेस्ट में खड़ा है. एंड मॉडर्निटी, ये देखिए इस तरीके से ये मॉडर्न टूल्स लेके खड़ा हुआ है और ब्रिज वगैरह इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है. दिस इमेज ऑफर एज ए ट्रिम्फेंट अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. जो ये इमेजेस दिखाई जा रही है ये हमारे आधुनिक विश्व को दिखा रहा है. विद इन दिस अकाउंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज एंड इनोवेशंस, मशीन्स एंड फैक्ट्री, रेलवे एंड स्टीमशिप्स. जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर टेक्नोलॉजी में किस तरीके से चेंज आया, नए नए आविष्कार हुए, मशीन, फैक्ट्री, रेलवे, स्टीमशिप्स जो है शो की गई है. अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, दस बिकम सिंपली ए स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतिहास हम देखते हैं तो ये एक विकास की कहानी बनती है. एंड द मॉडर्न एज अपीयर एज ए वंडरफुल टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस. और मॉडर्न एज में जो है टेक्नोलॉजी की किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है ये हैरानजनक है. दिस इमेज एंड एसोसिएशन हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ पॉपुलर इमेजिनेशंस. ये जो इमेज है, जो ये मैगजीन का फ्रंट पेज बनाया है, ये जो है एक इमेजिनेशन, काल्पनिक जो है बनाया गया. डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी? डू यू नॉट थिंक दैट द स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग एंड ब्रिज इज ए साइन ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट? क्या आप ये लोग ये नहीं सोचते कि ये सब कुछ अगर चेंजमेंट होती है तो इससे हमारी सोसाइटी का विकास होता है? हाउ हैव दिस इमेज डेवलप? ये इमेज जो काल्पनिक जो बनाई गई है पिक्चर, वो कैसे डेवलप हुई? एंड हाउ डू वी रिलेट टू दिस आइडिया? और ये आइडिया हमें कैसे इससे रिलेट कर रहे हैं? इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन इस पर डिपेंड है? कैन वी टूडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूस मैकेनिज्म ऑफ ऑल वर्क? व्हाट हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है पीपल्स लाइफ से? टू आंसर सच क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन के आंसर के लिए हम इस चैप्टर में जो है इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे.
first on the train, the first industrial nations, and then India, where the pattern of industrial change, किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ बाय कॉलोनियल रूल में, तो इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें इन टॉपिक से समझ जाएंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे इमेज बनी, कैसे आइडिया दिमाग में आए, क्या कुछ हम मतलब किस आधार पे इन्होंने जो है इस तरह की इमेजिनेशन की। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात हम पढ़ते हैं। ऑल टू ऑफन वी एसोसिएटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। क्या हम एसोसिएटेड कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री की ग्रोथ के साथ साथ। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम रेफर करते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन की। जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करते हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्कर की कर रहे हैं। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बिगेन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है जब फर्स्ट फैक्ट्री जो है सेट की गई थी। देयर इज ए प्रॉब्लम विद सच आइडिया के साथ प्रॉब्लम भी, समस्या भी हुई। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप। पहले फैक्ट्री इंग्लैंड और यूरोप में डॉट की तरह थी, बहुत कम मात्रा में थी। देयर वाज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट, और लार्ज स्केल पर ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। दिस वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री पर बेस्ड नहीं था। मैनी हिस्टोरियन नाउ रेफर मैनी हिस्टोरियंस, अगर बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो रेफ़र करते हैं कि दिस फेज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ठीक है। इन द 17 और 18 सेंचुरी के अंदर प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि इंडिकेटेड द फर्स्ट और अर्लियर फ्रॉम समथिंग, कुछ चीज़ की शुरुआत होना, ठीक है, पहली बार। तो इन द 17 और 18 सेंचुरी के अंदर मर्चेंट फ्रॉम द टाउन इन यूरोप began moving to the countryside, supplying money to peasant and artisan, persuading them to produce for an international market. अब 17 और 18 सेंचुरी में क्या होता था कि जो व्यापारी लोग थे वो शहरों से, यूरोप के शहरों से आए और उन्होंने कंट्री के जो है साइड्स में मूविंग करना शुरू किया। उन्होंने मनी सप्लाई करनी शुरू करी, उन्होंने यानी कि मनी पीजेंट और आर्टिशन को देना शुरू किया ताकि वो सामान प्रोड्यूस करे, किसके लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। व्हेन द एक्सपेंशंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड इक्वेशंस ऑफ द कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब व्यापार बढ़ा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉलोनीज बढ़ी तो गुड्स की डिमांड क्या हुई, बढ़ने लगी। बट मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन, परंतु मर्चेंट जो है उस हिसाब से प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाए, यानी कि बढ़ा नहीं पाए। दिस वाज बिकॉज, क्यों हुआ, क्योंकि हर अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल, क्योंकि यहाँ के अर्बन के जो क्राफ्ट और ट्रेड थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। दीज वर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर दैट ट्रेन क्राफ्ट्स पीपल, maintain control over production, regulate competition and price, and restricted the entry of new people into the trade। क्योंकि इन प्रोड्यूसर ने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई थी और ये ओवरऑल रूप से कंट्रोल करते थे कि कितना प्रोडक्शन पे भी कंट्रोल करते थे, कंपटीशन को भी रेगुलेट करते थे, क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेनिंग भी देते थे और रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी उन्होंने कि नया पीपल जो है इस ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकता। रूलर ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और जो रूलर शासक करने वाले थे उन्होंने अपना एक मोनोपोली यानी कि एकाधिकार कर रखा था। तो इट वॉज देयर फॉर डिफ़िकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेटअप बिजनेस इन टाउन, इसलिए नए व्यापारी जो है अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाए। सो दे टर्न इन टू द कंट्री साइड, तो वो कंट्री साइड से बाहर हो गए। इन द कंट्री साइड्स पुअर पीजेंट एंड आर्टिशन बिगेन वर्किंग फॉर मर्चेंट, जो पुअर पीजेंट थे, आर्टिशन थे, वो मर्चेंट के लिए काम करते थे। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, दिस वॉज ए टाइम व्हेन ओपन फील्ड वर डिसअपीयरिंग एंड कॉमन्स वर बीइंग एनक्लोज्ड। तो ओपन फील्ड जो है ख़त्म हो गया था, कॉमन एनक्लोज्ड हो गए थे। कोटेज और पुअर जो पीजेंट थे हु हैड अर्लियर डिपेंड ऑन कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल, और कॉमन लैंड पर वो काम करने के लिए मजबूर हो गए। गैदरिंग देयर फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल, हे, स्ट्रा हैड टू नाउ लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, और यही सब चीज़ें उनकी इनकम का साधन बन गई।
मैनी हैड टीनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, और उनके पास जो छोटी छोटी ज़मीनें थी उस पर हाउस होल्ड के सभी मेंबर्स जो है काम नहीं कर सकते थे. सो व्हेन मर्चेंट केम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, पीजेंट हाउस होल्ड अर्लियर एग्रीड. जब व्यापारी लोग आए और उन्होंने उनको पैसा मतलब कि ऑफ़र किया कि भाई हम आपको एडवांस में पैसा देते हैं और आप हमारे लिए ये सामान प्रोड्यूस करो, तो पीजेंट जो है जल्दी सहमत हो गए. बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट. और इस तरीके से वो क्या हुआ, अपनी वहीं रहे और उन्होंने जो है कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया स्मॉल प्लॉट्स पे. इनकम फ्रॉम प्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन. परंतु इनकम इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो है उनकी इनकम सप्लीमेंटेड थी, मतलब कल्टिवेशन से ही उनको थोड़ी बहुत इनकम मिलती थी. इट आल्सो अलाउड देम ए फुलर यूज़ ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज. और उनको अलाउ किया गया क्योंकि एक छोटे से लैंड पर कितने मेंबर काम करेंगे, बाकी जो मेंबर करेंगे होंगे वो ओड वर्क करेंगे, तो इसलिए सभी मेंबर्स को लेबर रिसोर्सेज के रूप में यूज़ किया गया फुल्ली, क्योंकि उनके पास कोई काम धंधा ही नहीं था तो वो लेबर के रूप में काम करते थे. विद इन दिस सिस्टम ए क्लोज रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड. तो इस प्रकार से एक मतलब क्लोज रिलेशनशिप बन गया टाउन और कंट्री साइड में. मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वाज डन मोस्टली इन कंट्री साइड. मर्चेंट जो है वो टाउन से आते थे और ज़्यादातर काम कंट्री साइड में होता था. ए मर्चेंट क्लॉथर इन इंग्लैंड परचेज वुल फ्रॉम वुल स्टेपलर. मर्चेंट जो क्लॉथ बनाने वाले मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे इंग्लैंड के, वो वुल स्टेपलर से वुल परचेज करते और उनको स्पिनर के पास कैरिड इनटू स्पिनर एंड थ्रेड वाज स्पेन वाज टेकन इन सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू वीवर और फुलर एंड देन टू डायर. यानी कि पहले वुल लिया, वुल करके स्पिनिंग करवाई, स्पिनिंग से थ्रेड बनाए, थ्रेड बना के फिर वीवर्स को जो है दिया, उन्होंने कपड़ा तैयार किया और फिर उसके बाद डाई गई हुई. द फिनिशिंग वाज डन इन लंदन. फिनिशिंग जो है लंदन में होती थी. एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में सामान पहुंचने से पहले लंदन के अंदर जो है इनकी फिनिशिंग की जाती थी. लंदन इन फैक्ट कम टू बी नोन एज फिनिशिंग सेंटर. इसीलिए लंदन जो है फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाने लगा. यानी कि अलग अलग जगहों से सामान तैयार करवाया, फिर वो सारा सामान लंदन में आया, उसकी फिनिशिंग की, इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया गया और इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है. दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज. ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, इसने कॉमर्शियल एक्सचेंज को पूर्ण रूप से नेटवर्क को बनाया. ये पूर्ण रूप से नेटवर्क चल रहा था. इट वाज कंट्रोल बाय मर्चेंट. और ये पूरा नेटवर्क किसके द्वारा कंट्रोल था? मर्चेंट के द्वारा जो कंट्रोल नियंत्रित किया जाता था. एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर. गुड जो है अलग अलग प्रोड्यूसर, जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते थे, वर्किंग विद इन देयर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ मिलकर जो है ये काम करते थे, ना कि फैक्ट्रियों के अंदर. ये अपने घरों में ही सामान तैयार करते. उसके बाद मर्चेंट पहले उनको एडवांस पैसा दे के जाता था, रॉ मटेरियल वगैरह पैसा दिया जाता था ताकि उस चीज़ की प्रोडक्शन कर पाए, और वहाँ से फिर वो सामान कौन खरीद लेता था? मर्चेंट ले जाते और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते. एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट. इस प्रकार से जो ये काम चलता था तो उसमें 20 से 25 वर्कर होते थे, रोजगार में लगे होते थे उस मर्चेंट के अंडर. दिस मीन्ट, इसका मतलब है कि ईच क्लोथियर वाज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर. इस प्रकार से जो प्रत्येक क्लोथियर था वो कम से कम 100 वर्करों को अपने कंट्रोल में रखता था. ये था प्रोटो इंडस्ट्रियल. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से पहले की क्या सिचुएशन थी. अब बात आती है कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री. फैक्ट्री कब आई? फैक्ट्री की बात करते हैं. द अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड कम अप बाय द 1730. 1730 ईस्वी के अंदर जो है इंग्लैंड में पहली बार फैक्ट्री आई. ठीक है, सेटअप की.
बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्री मल्टीप्लाई, और 18th सेंचुरी के अंदर ये फैक्ट्री की ज़्यादा हो गई। ठीक है। द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा वाज कॉटन। जो सबसे पहली जो फैक्ट्री में काम हुआ था वो किसका हुआ था? कॉटन का। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। इस 19th सेंचुरी में इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। 70-60 के अंदर ब्रिटेन ने जो है इंपोर्ट किया था 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रा कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। 1760 में ब्रिटेन ने 2.5 मिलियन पाउंड जो है रा कॉटन जो है इंडस्ट्री को दिया। 1787 के अंदर जो है ये इंपोर्ट्स कितना हो गया? 22 मिलियन हो गया। दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू ए नंबर ऑफ चेंजेस। ये इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्शन की प्रोसेस में चेंजमेंट आ गई। तो वो प्रोसेस में चेंजमेंट क्या आई ये देखते हैं। ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, क्योंकि आविष्कार होने शुरू हो गए, नई नई खोज शुरू होने लगी 18th सेंचुरी में। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रत्येक जो प्रोसेस थी उसमें उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, इनके काम में जो है एफिशिएंसी बढ़ गई। तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ कि जहाँ वो 2.5 बिलियन कर रहा था वहाँ वो 22 मिलियन पाउंड जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर देने लगा। दे एनचार्ज द आउटपुट पर वर्कर की आउटपुट इंक्रीज होगी। ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रोंगर थ्रेड एंड यार्न। तो ये दे मेड पॉसिबल वो करते थे कि ताकि स्ट्रॉन्ग जो है थ्रेड और यार्न बने। देन रिचार्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। इसने जो है कॉटन मिल क्रिएट की। टिल दिस टाइम, इस टाइम में एज यू हैव सीन, अगर देखते तो क्लोथ प्रोडक्शन वर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड। कॉटन क्लॉथ जो है पूरी कंट्री में जो है हो गया। एंड कैरिड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड। और ये कहाँ से कैरिड आउट किया जाता था? ग्रामीण क्षेत्र के घरों से ही। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज। परंतु अब नई नई मशीनें परचेज कर ली गई महंगी। सेटअप मेंटेन इन द मिल, और मिल में उसको सेटअप कर दिया गया। विद इन द मिल all the process were brought together। क्योंकि जब मिल आ गई, मशीनें आ गई, तो एक ही छत के नीचे पूरा प्रबंध कर दिया गया। मतलब पहले क्या होता था, किसी को रा कॉटन देके स्पिनिंग, वो किसी से वूल ली, किसी से स्पिनिंग कराई, कहीं से यार्न करा, फिर उसके बाद धागे वगैरह बना के फिर उसको वीवर्स को दिया, उसने कपड़ा तैयार किया, फिर लंदन में गया, वहाँ से फिनिशिंग हुई, उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता था। परंतु नई मशीनें आने के बाद एक ही छत के नीचे ये सारा काम होने लगा। ठीक है। दिस अलाउड ए मोर केयरफुल सुपरविजन। इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर सुपरविजन भी बहुत सावधानीपूर्वक करनी पड़ती थी। ए वॉच ओवर क्वालिटी को देखा जाता था। रेगुलेशन ऑफ लेबर, इसका भी देखा जाता थी, लेबर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑल ऑफ विच हैड बीन डिफिकल्ट टू डू। ये सब कुछ करना मुश्किल था व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। ठीक है। इन द अर्लियर 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीज। 19th सेंचुरी में फैक्ट्री इंक्रीज होगी इंग्लिश लैंडस्केप में। सो विजिबल वर इम्पोजिंग न्यू मिल, नई नई जो है मिल्स बन गई। सो मैजिकल सीम टू द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से? क्योंकि नई तकनीक आ चुकी थी। कंटेम्प्रेरीज वर डेजल्ड, दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मील, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द बैनर्स एंड वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। तो इस प्रकार से जो है ये प्रोडक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जहाँ चिमनियों से धुआं निकल रहा है। ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या कंडीशन थी, किस तरीके से काम होता था,
और फिर जो है प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री किस प्रकार से और कब जो है फैक्ट्री लगनी शुरू, यानी कि पहले काम फैक्ट्रियों में नहीं होता था, सब काम विलेज हाउस होल्ड में होता था, और फिर 1730 के अंदर जो है पहली फैक्ट्री इंग्लैंड के अंदर सेटअप की गई और धीरे धीरे फिर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया।